हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से साथियों संबंधित एक बार फिर प्रश्न लेके उपस्थित थे साथियों, जिसमें हम लोग देख रहे थे कलागत विविधता से ना। तो जो विविध के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो विविध के जो तत्व है उसी के हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। तो 2 हम लोग देख चुके हैं, 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो जो भाई बहन नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर से जाके 1 और 2 को देख लें। तो आज जो वीडियो चलेगा 3 रहेगा। क्या रहेगा साथियों? 3 रहेगा। पार्ट 3 इसका कौन सा रहेगा? पार्ट 3 वीडियो हम लोग देखेंगे, 3 वीडियो, ठीक है। तो जिसमें लगभग हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 60 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विविध के ये सारे प्रश्न हैं साथियों। तो एग्जाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है साथियों, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, विलंब न करते हैं, सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक को सही करना है आपको टिक करके। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और प्रश्न को हल करते साथ में चलेंगे। लास्ट में आप बताएंगे कि 60 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है। तो चलते हैं, कैमरे का आविष्कार किसने किया था? कह रहा है कि जो कैमरा है इसका आविष्कार किसने किया? कैमरे का आविष्कार किसने किया? इब्न आल हौजैन, रॉबर्ट हुक, जोहान जान या रॉबर्ट बायल। तो कैमरे का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो कैमरे का जो आविष्कार किए थे जोहान जान थे। कौन थे? जोहान जान। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? विवान सुंदरम, रणबीर कालेका, मानू पारेख या विकास भट्टाचार्य। तो 102 का जो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा साथियों? तो किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण हुआ है? तो विकास भट्टाचार्य के चित्र में हुआ है। अगला है, भारत की कांस्य महिला नाम से मशहूर जासूस शिल्पी थी। भारत की कांस्य महिला के नाम से जानी जाती हैं साथियों। भारत की कांस्य महिला से मशहूर थे, मशहूर जासूस शिल्पी तो जानी जाती हैं। तो देखिए, कांस्य मूर्तिकार के रूप में, कला इतिहासकार में, कला समीक्षक के रूप में या चित्रकार के रूप में। तो 103 का देखिए, तो किस रूप में जानी थी, इनको प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी साथियों? जासूस शिल्पी तो किस रूप में? तो इनका जो चित्रण का जो विधा होगा वो क्या होगा? मूर्तिकार ना। इसे पकड़ने के लिए इस प्रश्न में यहाँ पे देखिए एक शिल्पी करके दिए। तो शिल्पी जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को शिल्पी कहा जाता है। तो इसी साधु से यहाँ पे आप पकड़ सकते हो। तो कांस्य मूर्तिकार के रूप में इन्हें मशहूर हैं। अमर शिल्पी जकनाचार्य कौन थे? अमर शिल्पी जो थे जकनाचार्य कौन थे? अमर शिल्पी जकनाचार्य कौन थे? कल्याणी के चालुक्यों के समय के मूर्तिकार थे, मौर्यकालीन वास्तुकार थे या गुप्तों के सामंत थे या आपके इनमें से कोई नहीं ना। तो अमर शिल्पी जकनाचार्य कौन थे? तो 104 नंबर पे देखिए, तो ये साथियों क्या हो जाएंगे? फिर यहाँ देखिए शिल्पी शब्द जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएंगे? मूर्तिकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अमर शिल्पी जो थे क्या थे? जकनाचार्य, जिनका नाम है जकनाचार्य, ये क्या थे? मूर्तिकार थे। कल्याणी के चालुक्यों के समय के ये मूर्तिकार थे। अगला है, भारत में छापा चित्रों को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? भारत में जो छापा चित्र है इसको सबसे पहले किसने स्थापित किया था, पूछ रहा है। दीपक बनर्जी, के.वी. हरदासन, प्रभाकर बर्वे या चंचल बनर्जी। तो 105 का देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत में छापा चित्रण को सबसे पहले स्थापित करने जो किया थे वो थे चंचल बनर्जी जी। अगला है आपका, निम्न में से कौन लखनऊ के छापाकार हैं? इनमें से पूछ रहा है कि कौन एक इसमें से लखनऊ के छापाकार हैं साथी? लखनऊ के रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, एल सेन, वाई शुक्ला, चित्त प्रसाद। तो 106 नंबर पे थे। तो 106 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, निम्न में से लखनऊ के छापाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? एल सेन हो जाएंगे। कौन है? एल सेन। अगला है, भारत के प्रथम कलाकार जिन्होंने सेरीग्राफी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया। भारत के प्रथम कलाकार जिन्होंने सेरीग्राफी न पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया कौन है? मंजीत बावा है, परमजीत सिंह है, के.जी. सुब्रमण्यम है या आप्टे हैं। तो भारत के प्रथम कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने सेरीग्राफी पद्धति का प्रयोग किया था सबसे पहले ना। क्या करा है? सबसे पहले। तो कौन है साथी? तो इसमें 107 नंबर पर देखें तो कौन हो जाएंगे?
आपटे। कौन हो जाएंगे आपके? आपटे साहब। अगला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न वीडियो आप लोगों को जो मिलता है सुबह 7 से 8 बजे के बीच में डेली मॉर्निंग में मिलता है साथियों। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है पीजीटी आर्ट 2022 की दृष्टि से। तो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सिल्क स्क्रीन पेंटिंग ना क्या करा है? सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मंजीत बावा, भूरी सिंह, परमानंद चोयल या देवकी नंदन शर्मा। तो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का पूछ रहा है। तो 108 नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मंजीत बावा हो जाएंगे। अगला है, किसके द्वारा मंजीत बावा के जीवन पर एक वृत्तचित्र मीटिंग मंजीत क्या करा? मीटिंग मंजीत बनाया गया, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भी दिया गया, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भी मिला। तो किसके द्वारा मंजीत बावा के जीवन पर एक विचित्र मीटिंग मंजीत बनाया गया ना, और उसे बेस्ट डॉक्यूमेंट के अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? रामचंद्र शुक्ल, सोमनाथ होर बनाए थे, बुद्धदेव दासगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ना 109 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 109 का, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका बुद्धदेव दास गुप्त के द्वारा न मीटिंग मंजीत बनाया गया था, जो मंजीत बाबा के ऊपर बनाया गया था। अगला है, ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप 8, ग्राफिक कलाकारों का एक समूह जिसे ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में 1968 में किसके द्वारा की गई थी? सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा के द्वारा, शंकु चौधरी के द्वारा या कृष्णा रेड्डी के द्वारा ना। तो 110 नंबर पे, तो 110 नंबर का राइट आंसर क्या कर रहा है कि ग्रुप 8 की जो स्थापना नई दिल्ली में 1968 में किसके द्वारा की गई थी? तो जगमोहन चोपड़ा के द्वारा की गई थी। अगला है, 1450 में छपाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? 1450 में छपाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? छपाई मशीन जर्मनी, चीन, रोम, इंग्लैंड। तो 111 के देखिए, तो कहाँ हुआ था साथियों? तो जर्मनी में हुआ था। 1450 में छपाई मशीन का जो आविष्कार तो ये जर्मनी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को साथियों सबसे पहले छापा चित्रण को सबसे पहले प्रस्तुत किया? वैन गॉग, ड्यूरर, पिकासो या लियोनार्डो विंची। तो छापा चित्रण को 14वीं शताब्दी में सबसे पहले तो किसने? तो 112 में देखिए, तो 112 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? ड्यूरर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार नहीं है। तांत्रिक कलाकार नहीं है, तो कौन नहीं है देखिए इनमें से? गुलाम रसूल संतोष, सतीश गुजराल, प्रभाकर बारवे, जे स्वामी नाथन। तो कौन इसमें से नहीं है न? तो पहले हम इस प्रश्न में देख लेते हैं कि सबसे पहले हैं कौन। तो हैं गुलाम रसूल भी हैं, सतीश गुजराल भी थे तांत्रिक कलाकार, प्रभाकर बारवे है, लेकिन जे स्वामीनाथन ये तांत्रिक कलाकार ये नहीं है। तो राइट आंसर हमारा घ हो जाएगा। अगला है, अति यथार्थवाद का प्रथम प्रभाव किसके चित्रों पर दिखाई देता है साथियों? अति यथार्थवाद जो है इसका प्रथम प्रभाव पूछा है कि किसके चित्रों पे हमें मिलता है देखने को? रविन्द्रनाथ टैगोर, हेमंत मिश्र, विकास भट्टाचार्य या एम.एफ. हुसैन। तो किसके चित्रों से देखने को मिलता है अति यथार्थवाद न? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये अति यथार्थवादी थे, इन्हीं के ही चित्रों से हमें सबसे पहले दिखाई देता है अति यथार्थवाद का प्रभाव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? इनमें से कौन एक है जो घनवादी कलाकार नहीं है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, सुबोध गुप्ता, जहांगीर शाहवाला या एम.एफ. हुसैन। तो घनवादी कलाकार नहीं है साथियों, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की नहीं है। तो 115 में देखें, तो 115 में कौन नहीं है साथियों? तो यहाँ पे आपके न चारों ऑप्शन में जो यहाँ पे होगा आपका सुबोध गुप्ता, ये आपके घनवादी नहीं है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के ऊपर भी घनवाद था, जहांगीर के ऊपर भी था और एम.एफ. हुसैन के ऊपर भी घनवाद का असर था, लेकिन सुबोध गुप्ता के ऊपर घनवाद का असर नहीं था। अगला है, भारत में अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ है? भारत में पूछा है अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? जैनुल आवेदीन, सोमनाथ होर, केसीएस पनिक्का, रामकिंकर बैज। 116 पे देखें, तो 116 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामकिंकर बैज। अगला है,
भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार कौन है? भाववाद से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार कौन है? तो एन एस बेंद्रे, शैलोज मुखर्जी, राम कुमार या सतीश गुजराल। तो 117 पे देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे, जो भाववाद से प्रेरणा प्राप्त किए थे। छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार कौन है? जो छत्तीसगढ़ राज्य की पांडवानी लोकगीत से महिला कलाकार हैं। तीजन बाई हैं, ऋतु वर्मा हैं, फूला सिंह साहू या खोबालाल यादव। तो 118, तो 118 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जो पांडवानी लोकगीत होता है वहाँ की जो महिला थी वो तीजन बाई हैं। अगला, बस्तर छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? न ये जो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है बस्तर, ये पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है न। तो बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस लिए प्रसिद्ध? टेक्सटाइल के लिए, पटचित्र के लिए, ढोकरा कला के लिए या प्राचीन स्मारक के लिए। तो 119 का देखिए, तो 119 का ये हो जाएगा ढोकरा कला के लिए बस्तर छत्तीसगढ़ का फेमस है। अगला है पथेरा पांचाली। पथेरा पांचाली बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों जितने प्रश्न हैं। 1955 बंगाली नाटक फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक कौन है न। तो हम लोग साथियों विविध का जो विविध है, विविध का क्या देख रहे हैं? पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। पार्ट 3 वीडियो, कौन सा वीडियो देख रहे हैं? पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं साथियों। तो जो भाई फर्स्ट और सेकंड न देखे हो तो प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से देखिए। और बहुत सारा वीडियो प्ले स्टोर पर डाला गया है साथियों, कलाटी GTP से, तो वहाँ से भी वीडियो को देखते रहें साथियों न। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे पथेरा पांचाली न बंगाली नाटक फिल्म किससे संबंधित है? देखिए तो 120 में इसमें जो सत्यजीत रे से किससे संबंध है इसका? सत्यजीत रे से। तो जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा आपका, सत्यजीत रे से। पथेरा पांचाली बंगाली नाटक फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे थे। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास द गार्ड ऑफ संथाल थिंग्स 1997 ईस्वी की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास था द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 का है। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? इसकी लेखिका कौन है पूछ रहा है। शोभा डे, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, गीता मेहता। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? 121 पे देखिए तो 121 का जो राइट आंसर होगा आपका ये अरुंधति राय जी हो जाएंगे। प्रसिद्ध उपन्यास है इनका द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है भारत की पहली महिला वास्तुकार कौन है? भारत की पहली महिला वास्तुकार पूछ रहा है कि कौन है? उर्मिला उली चौधरी हैं, शैला श्री प्रकाश, माधवी देसाई, चित्र विश्वनाथ। 122 में देखिए तो भारत की पहली महिला वास्तुकार कौन हो जाएंगी साथियों? तो उर्मिला उली चौधरी हैं, जो भारत की पहली महिला वास्तुकार हैं। ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह कौन है? ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह पूछ रहे हैं कि कौन है? बर्नार्ड लीच, ग्लेनडिन रसेल, इयन सम्प्रेग या ऊना। 123 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बर्नार्ड लीच थे न। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले हस्तशिल्पों में उच्चतम पुरस्कार शिल्प गुरु पुरस्कार होता है, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। इस बार यह पुरस्कार किसे दिया गया? न कह रहा है कि इस बार यह पुरस्कार किसे मिला है न। शिल्प गुरु पुरस्कार तो किसे मिला 1965 का? श्री मोबेन हुसैन उत्तर प्रदेश, श्री प्रभुदयाल यादव राजस्थान, श्री नंद किशोर वर्मा राजस्थान, श्री इस्माइल सुलेमान जी खत्री मध्य प्रदेश। तो किसे मिले हैं साथी यह पुरस्कार? तो 124 का देखिए, तो 124 का पुरस्कार जिसे मिला था उनका नाम है श्री मोबेन हुसैन उत्तर प्रदेश। पहला सही जाएगा। अगला है वर्ष 1947 ईस्वी में स्थापित समकालीन कला संस्थान ICA कहाँ स्थित है न? पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में या रोम में। इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स ICA कहाँ स्थित है साथियों? तो 125 का देखिए तो कहाँ हो जाएगा आपका ये? लंदन में स्थित है।
आगरा के शिल्प ग्राम में ताज महोत्सव का आयोजन वर्ष किस महीने में होता है? कह रहा है कि आगरा में शिल्प ग्राम है एक करके, वहाँ पे एक ताज महोत्सव का आयोजन होता है, वो किस महीने में होता है? महीना पूछ रहा है, किस महीने में उसका आयोजन होता है? जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, नवंबर में। तो ताज महोत्सव ये आगरा में होता है, तो कहा रहा है कि किस महीने में होता है ताज महोत्सव। तो 126 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ये ताज महोत्सव जो होता है आपका फरवरी में होता है ना। आगरा के शिल्पग्राम में है, शिल्पग्राम आगरा में पड़ता है, यहाँ ताज महोत्सव जो होता है फरवरी महीने में होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब साथियों। 50 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 50वां 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता। तो 127 देखिए, तो 127 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा। गोवा में 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था ना। फिल्म से भी प्रश्न बनते हैं साथियों टीजीटी पीजीटी में। 128 देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 4 दिसंबर को। तो 128 का देखिए, तो 128 के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर पूछ रहा है, कौन सा है? भारत का पहला विश्व धरोहर शहर के नाम से चेन्नई है, गोरखपुर है, प्रयागराज है या अहमदाबाद है। तो 129 में देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका जो अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, ये आपका विश्व धरोहर शहर की श्रेणी में पहले में आता है। दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1936, 1959, 1945, 1984 में। तो 130 का देखिए, तो 130 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों आपका? 1959 में। अगला है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से एक जो है इसका सही सुमेल नहीं है, उसी को हमको ढूंढना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1958, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान 1950। तो कौन इसमें से एक सुमेलित नहीं है? तो उसी को हमको ढूंढना है। तो इसमें जो आपका नहीं है सुमेलित न, वो है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान 1950 में नहीं हुआ, और ये तीनों बिल्कुल सही है। अगला है, अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति, अभी हाल की बात है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस म्यूजियम में स्वागत किया? तो म्यूजियम पूछ रहा है कि चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है किस म्यूजियम में स्वागत किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? चीन के जो राष्ट्रपति थे जिनपिंग। तो कौन सा वो म्यूजियम था साथियों, इसमें बताना है आपको। बीजिंग लोक कला संग्रहालय, चीन राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, गुहानफू संग्रहालय, हुबेई प्रोविंशियल म्यूजियम। तो 132 का एक बार फिर से देख लीजिए आपका। हाल ही में जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनका मोदी का स्वागत किस स्टेडियम में किया गया था? तो 132 का देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हुबेई प्रोविंशियल क्या हो जाएगा? हुबेई प्रोविंशियल म्यूजियम। घा वाला आपका बिल्कुल राइट है, यहाँ पे इनका स्वागत किए थे वो प्रधानमंत्री का। टोफेल अहमद कौन है? टोफेल अहमद कौन है? भारतीय मूर्तिकार हैं, बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता हैं, नेपाली राजनेता हैं या कोई नहीं है? तो 133 का देखिए, तो साथियों क्या थे? टोफेल अहमद ये थे बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता हैं। अगला है आपका, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूछ रहा है, कहाँ की? भारत की। रजल लाइब्रेरी रामपुर, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी अल्फ्रेड पार्क, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ना। तो 134 का देखिए, ये नीचे कोलकाता है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूछ रहा है। 134 में क्या हो जाएगा? नेशनल जो लाइब्रेरी कोलकाता का है, ये सबसे बड़ा है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित की गई पुस्तक, इनके द्वारा विमोचित की गई पुस्तक जिसका नाम है अली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात न, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन है? तो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इससे जो पुस्तक है अली
हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात, इसके लेखक कौन है? राम माधव, बी.एन. साहनी, वरुण मायर, मातंगराम। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए साथियों इन सब प्रश्नों पर। तो 135 का देखिए, तो 135 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वरुण मायरा है। कौन है? वरुण मायरा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के क्षेत्र में 2018 न किसकी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के क्षेत्र में 2018 का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान किसे मिला? अंजलि इलिया मेनन को, सतीश गुजराल को, कावर दोनों को, या कोई नहीं न? तो किसे मिला? देखिए एक बार प्रश्न और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला क्षेत्र का 2018 का कालिदास सम्मान किसे मिला साथियों? तो 136 नंबर पे देखिए, तो किसे मिला था 136 में? तो अंजलि इलिया मेनन को मिला था मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान 2018। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेल सही नहीं है उसे ढूंढना है हमको। लुब्रा संग्रहालय न्यूयॉर्क, मूसीदार से पेरिस, टेड मॉडर्न लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो 137 देखिए, तो कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है इसमें? तो ये जो आपका लुब्रा संग्रहालय ये कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। तो ये न्यूयॉर्क यहाँ दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो लुब्रा संग्रहालय मूसीदार दोनों ये पेरिस में है, तो न्यूयॉर्क दे दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है आपका, अब तक सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए वे कहलाते हैं ना? जो प्रमाणिक सिक्के हैं भाई जो हमें प्राप्त हुए उन्हें क्या कहा जाता है? आहत पंचमार्क सिक्का, पिक्टोग्राफ मोहरें, ग्रीक सिक्के या भारतीय सिक्के। तो 138 देखिए, इन सिक्कों को क्या कहा जाता है जो अभी तक हमको प्राचीन सिक्के के रूप में मिले हैं? तो आहत पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अगला है, कहाँ की घड़वा कला, कहाँ की घड़वा कला अथवा ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है? घड़वा कला, ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है कहाँ की? मांडला, चुनार, बीरभूम या बस्तर। 139 का देखिए, तो ये जो बस्तर है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ का ढोकरा कला और घड़वा कला विश्व प्रसिद्ध है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्व संबंधी स्रोत नहीं है? पुरातत्व संबंधी पूछ रहा है, स्रोत नहीं है। क्या है? नहीं है, पुरातत्व संबंधी स्रोत नहीं है। अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन है, सिक्के हैं या ऋग्वेद है। तो 140 नंबर पर देखिए, तो यहाँ अभिलेख भी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन भी हो जाएंगे, सिक्के। इनसे कुछ न कुछ हमें प्राचीन से संबंधित स्रोत मिलता है, लेकिन ऋग्वेद से नहीं मिलता। तो यहाँ राइट आंसर आपका घा हो जाएगा। संस्कृत भाषा में रचित कल्हड़ की राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में किसकी है? कल्हड़। कल्हड़ की क्या है? ये राजतरंगिणी है। का रचना काल पूछ रहा है कि इसकी रचना कल्हड़ ने कब किया था राजतरंगिणी का, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है? तो इससे पूछ 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी ईस्वी या 6वीं शताब्दी ईस्वी या 12वीं शताब्दी ईस्वी। तो 141 का देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की गई थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1770 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। 142 का देखते हैं, तो 142 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? 1784 में। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग विविध का देख रहे हैं पार्ट 3, विविध का पार्ट 3 में वीडियो आपको जो मिलता है रोजाना 7 से 8 बजे डेली मॉर्निंग में मिलता है। तो देखिए 43 पे पहुंच रहे हैं, 60 क्वेश्चन है आपका इसमें। तो 20वीं सदी की किसी भी भारतीय प्रतिमा की सबसे ऊंची कीमत है? सदर्न बाकरे की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा की, अनीता दुबे की कृत द स्लिप ऑफ रीजन की न, या अनीस कपूर की मांगलिक शीर्षक प्रतिमा की, या इनमें से कोई नहीं। तो 143 नंबर पर देखिए, तो 143 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सदानंद बाकरे की जो शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा है, इसी की सबसे ज़्यादा कीमत लगी हुई है। अगला है, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो भारतीय ध्वज है हमारा तिरंगा झंडा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहे। लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? पहचान करें। 5:3, 1:3, 3:2, 2:3, लगभग के क्वेश्चन सबका बन जाएगा साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 3:2 का हमारे भारतीय झंडे का क्या है? अनुपात है। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज कितने आकार में इंगित किया गया है?
भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा है कितने आकार इसके इंगित किए गए, 11, 5, 9, 7। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो देखिए 145 का जो राइट आंसर होगा 9। कितने आकार इसके इंगित किए गए हैं, तो 9 आकार इंगित किए गए हैं। भारतीय झंडा के 9 आकार है इसका। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है साथियों, तो रंग पूछ रहा है 4, 3, 2, 5। 146 146 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 146 का तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो 3 तो आपकी जो पट्टियाँ होती हैं, केसरी होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, और एक जो चक्र होता है, चक्र किस रंग का, नीला, ब्लू नेव्यू नीला होता है, तो उसको लेकर 4 हो जाएगा। अगला नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट है। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट एनबीटी की स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में कब हुई थी, 1947 न नेशनल बुक ट्रस्ट पूछ रहा है एनबीटी। मुख्यालय नई दिल्ली में कब हुई थी, तो 1947, 1950, 1954 या 1957। तो 147 का देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1957 में। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की, सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है। क्या है, एक मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज फहराना। 23 जनवरी 2004 को, 26 जनवरी 2005 को, 23 जनवरी 2006 को, 23 जनवरी 1948 को। तो कब ये बताया गया था, तो 149 का देखिए, तो 149 का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो 23 जनवरी 1949 को बताया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज, जो मेज पर रखा जाता है ध्वज न, उसका आकार की पहचान करें। जैसे जो अधिकारी के मेज पर रखा रहता है भारतीय तिरंगा झंडा, तो उसका पूछ रहा है कि उसका जो मानक है वो कितना है, उसे को जानना है 149 में। तो देखिए यहाँ पे 10 mm गुणे 150 mm, 150 mm गुणे 200 mm, 300 mm गुणे 200 mm, 150 mm गुणे 100 mm ना। तो 149 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे 150 mm गुणे 100 mm हो जाएगा। इस आकार माप में झंडा होना चाहिए मेज वाला। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 जुलाई 1946 को, 23 जुलाई 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को ना। तो 150 के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया तिरंगा है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका कब प्रकाश में आया ना, प्रकाश में कितनी बार किया जाता है, समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितनी बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, कितनी बार किया गया इसका प्रकाशन। ललित कला अकादमी जो दिल्ली से प्रकाशित होता है ना, तो 151 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 बार हुआ है प्रकाशन। अगला है कहाँ का कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ के जो कठपुतली नृत्य है बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। 152 का देखिए, 152 में आपका राजस्थान का कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की स्थापना कब हुई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1985, 6 सितंबर 1954, 8 फरवरी 1949 या 22 जनवरी 1982। तो 153 का राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, का हो जाएगा। अगला है आपका कलाकल्प और विहंगम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, कलाकल्प और दूसरा क्या है विहंगम, ये दोनों क्या है, पत्रिका हैं। क्या है साथी, ये पत्रिका हैं ना। कलाकल्प और विहंगम कहाँ से इसका प्रकाशन होता है पूछ रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन, यह है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। तो 154 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई, 26 सितंबर, 18 फरवरी, 10 जनवरी। तो 155 का देखिए तो कब मनाया जाता है, तो 18 मई को। हिंदी कला पत्रिका कला निधि के संपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को पूरा वॉच करना साथियों, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। अपने अधिक से अधिक दोस्तों सगे संबंधियों के पास शेयर भी करना है। कला निधि के संपादक पूछ रहा है, हिंदी कला पत्रिका कला निधि के संपादक कौन है, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, राय कृष्ण और आनंद कृष्ण, नंदलाल बोस, सिस्टर निवेदिता,
यह हैं असित कुमार हल्दर जी। तो कौन से हो जाएंगे इसमें आपके 156 में? 156 का जो राइट आंसर होगा राय कृष्णदास तथा आनंद कृष्ण थे। अगला है वर्ष 1923 ईस्वी में तैयार इंडिया हाउस लंदन में है ना, किसने डिजाइन किया था? 1923 में तैयार हो गया था इंडिया हाउस जो लंदन पड़ता है, तो इसका डिजाइन किसने? अतुल डोडिया, रामबी सुतार, सतीश गुजराल, सर हर्बर्ट ब्रेकर। 57 कौन हो जाएंगे? सर हर्बर्ट ब्रेकर थे। कलाश्री, कलाश्री, कला विभूषण, कला राग 3 है यहाँ पे देखिए, और कला सम्राट चौथा हो गया। जैसे सम्मान किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? ये सब कलाश्री, कला विभूषण, कला राग, कला सम्राट ये सम्मान है, तो किस अकादमी द्वारा ये दिया जाता है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, आईफैक्स नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली, राजा फाउंडेशन नई दिल्ली। तो बताइए किसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है साथियों? तो ये आपको दिया जाता है आईफैक्स नई दिल्ली द्वारा सम्मान दिया जाता है चारों। अगला प्रसिद्ध लोकगीत बाउल, प्रसिद्ध लोकगीत बाउल का प्रचलन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 159 का राइट आंसर पश्चिम बंगाल। बाउल, ये जो बाउल है पश्चिम बंगाल का राज्य में है। जर्मनी की प्रसिद्ध स्कल्पचर आर्टिस्ट कथारीना फ्रिटेज द्वारा 15 फीट 6 इंच ऊंचे नीले रंग के मुर्गा कलाकृति का कहाँ प्रदर्शित किया गया था? ना, जर्मनी की प्रसिद्ध स्कल्पचर आर्टिस्ट कैथरीना फ्रिटेज जो 15 फीट 6 इंच ऊंचे नीले रंग के, किस रंग के? नीले रंग के एक मुर्गा बनाए, तो कहाँ है? 160 देखिए लूब्रा म्यूजियम पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में रखा गया है इनका मुर्गा जो नीले रंग का है। चीन की कला किस पंथ से गहने, क्या कह रहा है? चीन की कला किस पंथ से गहन के रूप में प्रभावित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद, फारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद या ताओवाद। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों ना, तो 161 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा वो बौद्ध धर्म तथा कन्फ्यूशियवाद तथा ताओवाद, 3 चीज़ों से सम्मिलित है। तो ये साथी आज के मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 की दृष्टि से। साथियों वीडियो आप देखिए, वीडियो को किस प्रकार से प्रश्न लगे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत धन्यवाद।